क्रिस्टोफर लैंडो भारत की धरती से भारत को ही आगे न बढ़ने को लेकर कह रहे थे। उन्होंने जिस तरीके से ये कहा कि जो 2 दशक पहले यानी कि 20 साल पहले उन्होंने चीन को एक बड़ी मार्केट दी, अमेरिका ने एक मदद की और चीन जो है आज उसका कॉम्पिटिटर बन के बैठा हुआ है, प्रतिद्वंदी बन के बैठा हुआ है। हम भारत के साथ ऐसी गलती नहीं होने देंगे। Direction of India's rise, I think, is very clear. In a way, it's unstoppable. So when we speak today about, the rise of countries, I also want to end with that point. Rise of countries are determined by the countries. The rise of India will be determined by India. क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट को लेकर? देखिए अर्जुन जी, जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और वो काफी फॉरेन पॉलिसी के माहिर हैं और ये स्टेटमेंट को आपको आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए कि ये कोई इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि यह दावा कि अमेरिका भारत को चीन जैसा प्रतिद्वंदी नहीं बनने देगा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि चीन अमेरिका की वजह से आगे बढ़ा है या फिर यह कि अमेरिका भारत को विकसित नहीं होने देगा? बिल्कुल, ये यहाँ पर एक तीर से 2 निशाना है चीन का। और इंडिया के एडवांटेज देखें आप कि उन्होंने तो पंजे की ओट पे आ गई हैं। फिर वो तो मजे ले गए, रशिया से तेल कमा लेंगे वो, और फिर वो क्या उनकी आप सुने एडवांटेज, उनको एडवांटेज ये है कि वो तेल लेंगे और उस तेल को बेचेंगे, उसको तेल बेचेंगे क्योंकि उनके पास रिफाइनरीज मौजूद हैं, वो रिफाइनरीज हैं उनके पास। फिलहाल थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। कल र्यूमर उड़ गया था यहाँ पे कि ऑयल खत्म हो गया, तो कुछ लोगों ने होर्डिंग करने की प्रयास किया था, मतलब गवर्नमेंट सेट की ऐसी कोई बात नहीं। और मैंने भी गोवा में तो ऐसा कुछ नहीं था फिलहाल, बाकी प्रदेशों में क्या हाल है मुझे नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक तरफ मिडल ईस्ट के अंदर युद्ध छिड़ा हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में, वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर अभी रायसीना डायलॉग हो रही थी, जिसके अंदर अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी क्रिस्टोफर लैंडोर मौजूद थे और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भारत को यह समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वो गलती नहीं करना चाहते जो हमने चीन के साथ 20 साल पहले करी थी। उनका कहना यह है कि हमने चीन का साथ दिया था 20 साल पहले, उनको मार्केट एक्सेस देकर, और आज चीन इस मुकाम पर पहुंच गया है कि कई चीजों में चीन ने अमेरिका को ही पीछे छोड़ दिया है। इसके चलते दोस्तों, अब भारत के अंदर ये बात हो रही है कि भारत के अंदर आके अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी भारत को बढ़ने ना देने की बात कर रहा है। ये काफी ज्यादा डिबेट का माहौल बना रही है। इस पर दोस्तों चीन से भी बयान आया है, सुना था। उन्होंने कहा है कि ये दावा कि अमेरिका भारत को चीन जैसा प्रतिद्वंदी नहीं बनने देगा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि चीन अमेरिका की वजह से बढ़ा है या फिर ये अमेरिका भारत को विकसित नहीं बनने देगा? ये बात सही में काफी ज्यादा अटपटी है, क्योंकि इसके ऊपर जयशंकर जी ने भी साफ अपना बयान दिया है कि इंडिया की जो तरक्की है वो सिर्फ इंडिया ही डिटरमाइन करेगा। कोई दूसरे कंट्रीज ये नहीं बताएंगे भारत को कि तुम्हें तरक्की करनी है या नहीं। तो ये काफी ज्यादा अहम बात है दोस्तों। अमेरिका जो है वो सिर्फ ये सोचता है कि वो ही सुपर पावर है और वो किसी को भी इस दुनिया के अंदर उठने नहीं देता। चीन जो है अब अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है और काफी चीजों में सही बात है कि वो उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। अब अमेरिका को ये डर लग रहा है कि अगर भारत भी चीन जैसा बन गया तो अमेरिका की जो मोनोपोली है वर्ल्ड के ऊपर वो खत्म हो जाएगी। इस चीज की टेंशन जो है वो अमेरिका को खाए जा रही है। एक न्यूक्लियर पावर है, भारत के पास एक स्टैंडिंग आर्मी है, भारत के पास एक अच्छी लीडरशिप है, भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, भारत इज अ ट्रस्टेड पार्टनर, अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। और ये सब चीज बताती है कि चाइना आज भारत की राइज से डरा हुआ है। उसको मालूम है फ्यूचर में भारत उसको कंपटीशन दे सकता है। इसके लिए आप एक चीज देखिए कि वो आज भारत के साथ दोस्ती की बात कर रहा है। जब उनका काम निकल जाएगा तो चाइना हमारा दोस्ती का कोई वास्ता देने वाला नहीं है। 1962 में भी ये हिंदी चीनी बाई बाई वाला जो चीज नेहरू जी ने किया था, उसके कारण हम अक्साई चीन खो गए, हमने अक्साई चीन खो दिया। ऊपर से ये देखिए 1950 में अमेरिका ये सीट हमको देने के लिए तैयार था, नेहरू ने ये सीट चाइना को दे दी।
ये एक तरह से सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप सोच लीजिए, जो नेहरू का सबसे बड़ा ब्लंडर भी है। अगर आज आपके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट रहती है तो आप समझ लीजिए अंबर जी कि भारत बहुत सारे कंसेशंस एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जितनी भी कंट्रीज है वो भारत के साथ आके बोलेगी आप हमारे प्रस्ताव पे मान जाइए। भारत अपना वो प्रस्ताव मनवाने के लिए बहुत सारे कंसेशंस ले सकता था। मतलब आप सोचिए, आपको एक ड्राइवर सीट आपको दे दिया था, आपने वो सीट उसको उठा के चाइना को दे दी थी और उस चाइना ने भारत की दोस्ती का कभी मान नहीं रखा और 1962 में हमारे ऊपर उन्होंने एक तरह से हमला करके हमें धोखा दिया है। देखिए, भारत को जरूर एक तरह से स्टेचर भारत का बड़ा है, पर भारत को आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट की जरूरत नहीं है। भारत खुद की एक ड्राइवर सीट में आ चुका है। वो जिस कंट्री के साथ चाहे ट्रेड अग्रीमेंट कर रहा है, जिस कंट्री के साथ चाहे वो आप ये देखिए कि लोकल करेंसी में डील कर रहा है, यूपीआई को बढ़ा रहा है। फिर आप ये देखिए कि भारत ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे बढ़ता जा रहा है। हम हमारे देश के अंदर जो विजनरी लीडरशिप है पीएलआई स्कीम्स के द्वारा हम जो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अंबर जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर्स और जो हमारा जो देसी चैट जीपीटी है सर्वा में आई, उसका भी लॉन्च हो चुका है। भारत ने देश जो पीएलआई दी है फॉर क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग के लिए। टेक्सटाइल सेक्टर्स को बूस्ट मिलने वाला है ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा। और इंडिया के एडवांटेज देखें आप कि उन्होंने तो पंजे की ओज पे आ गई हैं। फिर वो तो मजे ले गए, रशिया से तेल कमा लेंगे वो, और फिर वो क्या उनकी आप सुने एडवांटेज, उनको एडवांटेज ये है कि वो तेल लेंगे और उस तेल को बेचेंगे। उसको तेल बेचेंगे क्योंकि उनके पास रिफाइनरीज मौजूद हैं। वो रिफाइनरीज हैं उनके पास रिफाइनरीज है भाई, और वो समझते हैं कि ये हमें इन रिफाइनरीज का फायदा उठाना चाहिए। और वो इतनी रिफाइनरी है कि वो समझते हैं कि ये खुद भी अपना तेल बचाएंगे और दूसरी दुनिया को भी देंगे। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि हाउ मच इंडिया विल बी अर्निंग इन दिस जस्ट 1 month। एक महीने के अंदर वो क्या कमा रहा होगा कि उसको सिर्फ यही एडवांटेज है कि भाई गो के ये उनकी एक तरफ से इंसल्ट भी बहुत ज्यादा है। कोई ट्रंप कहता है अब तेल खरीदो, अब तेल मत खरीदो, अब तेल खरीदो, अब तेल मत खरीदो। ये भी वहां पे लीडरशिप बड़ी अंडर प्रेशर है। मीडिया तो खैर नहीं सवाल करता उनसे, क्योंकि मीडिया तो जारी बात है काफी मैनेज्ड है। ठीक है जी। तो अब ये जिसे कहेंगे ना आप, ये एक इशू है, और ये आप देख लें कि ये कब तक हम इसी तरह डिपेंडेंट रहेंगे कि हमारी हुकूमत लॉन्ग टर्म ह्यूमन सिक्योरिटी पे फैसले कोई नहीं करेगी, इंसानों के ऊपर पैसा नहीं लगाएगी। उल्टा उन्होंने कहा जी यूनिवर्सिटी बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, कॉलेजेस बंद कर दो, ताकि वो जो लोग हैं सड़कों से बाहर ही ना निकलें। तो अब वो जब स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे तो ऑनलाइन बच्चों ने क्या पढ़ना है और क्या तालीम हासिल होनी है, और ऑनलाइन क्या होगा, बच्चों का मुंह किधरे हुए, उस्ताद का मुंह किधरे हुए, ना पता चलना है कि वो पढ़ा क्या रहे हैं, ना उनको पता चल रहा है हम पढ़ क्या रहे हैं। तो ये हमारा तो ये नुकसान है कि एंड वी डोंट थिंक लॉन्ग। उन्होंने लंबा सोचा इंडिया ने, उन्होंने रिफाइनरीज लगा ली, वो अपने लोगों को भी दे देंगे, दुनिया को भी देंगे, पैसा भी कमाएंगे, बेचेंगे भी और खाएंगे भी, कमाएंगे भी। और जंग शुरू हो गई है मिडल ईस्ट में, हमारे घर में जो है वो लैदा लड़ाई शुरू हो गई है। अब लोगों के पास जब महंगा तेल लेना पड़ेगा तो लोगों ने क्या ईद मनानी है। तो ये फैक्टर्स हैं, मेरा ख्याल है ये आई विश कि हमारी लीडरशिप भी सोच सके। जी सर, जैसे आपने बात की कि स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है और ये जंग हमें नजर आ रही है कि प्रोलॉन्ग करेगी कुछ अभी काफी टाइम के लिए। तो सर आपको क्या लगता है कि अभी तो पाकिस्तान इसका जंग का हिस्सा भी नहीं है, तो कितना उसको नुकसान उठाना पड़ेगा? जैसे हम ये भी देख सकते हैं कि मैं साथ साथ ये भी पूछना चाहूंगी कि जो अभी मीटिंग हुई है जो आसिफ मुनी की, जो हमारे आर्मी चीफ है उनकी, और जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर है उनके दरमियान जो मीटिंग हुई है, आप इसको क्या देखते हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान
इस जो वॉर है इसका पार्ट बनने जा रहा है? और अगर पाकिस्तान, अगर ऐसा है तो क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि पाकिस्तान एक मतलब जंग का हिस्सा बने इस टाइम पे जब अफगानिस्तान के साथ भी हमारी जंग चल रही है? और जो ईरान का बॉर्डर तो हमारा बड़ा ही एक सेंसिटिव